एक सेठ होते हैं जिनका नाम प्रदीप सेठ होता है। वो अक्सर प्रॉपर्टी डीलरी का काम किया करते थे, यानी कि वो ज़मीन को एक अलग रेट में खरीदते थे और उस ज़मीन पर प्लॉट बना कर के, यानी उस ज़मीन के छोटे-छोटे टुकड़े कर कर के उस ज़मीन को ऊँचे दामों पर, महँगे दामों पर बेच दिया करते थे। यही उनका काम था। तो उन्होंने इसी तरह से एक ज़मीन खरीदी और उस ज़मीन की चारों तरफ से बाउंड्री करा रहे थे, यानी कि उस ज़मीन को अपने निजी कर रहे थे। तो कर रहे थे, उन्होंने ये काम एक ठेकेदार को सौंप दिया। जो ठेकेदार था वो अपनी लेबर के ज़रिए उस प्लॉट की चारों तरफ से बाउंड्री कर रहा था। तभी थोड़ी देर बाद जब बाउंड्री लगने ही वाली थी, नींव खुद चुकी थी, तो जो प्लॉट थी उसके बगल में जो खेती थी, उस खेती का मालिक आ जाता है, उस खेत का मालिक आ जाता है और मालिक उस काम को बंद करा देता है और ठेकेदार को धमकी देता है कि अगर तुमने ये काम चालू रखा तो तुमसे झगड़ा हो जाएगा और मैं तुम्हें पुलिस के ज़रिए यहाँ से हटवा दूँगा। अब इतनी बातों को सुनने के बाद में जो ठेकेदार होता है वो काम को रोक देता है, काम को बंद कर देता है और प्रदीप सेठ को फ़ोन करता है। प्रदीप सेठ से कहता है कि जो बगल वाला ज़मीन का मालिक है वो आ गया है और वो बोल रहा है कि जो मैं दीवार लगा रहा हूँ वो उसके खेत में लगा रहा हूँ। अब इतनी बात को सुन कर के फ़ोन पर प्रदीप सेठ जी तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और वो उस व्यक्ति को भी साथ लेकर के पहुँचते हैं जिस व्यक्ति से उन्होंने वो ज़मीन खरीदी थी। अब वहाँ पहुँचते हैं, तीनों में बातचीत होती है। ठेकेदार जो होता है वो पेड़ की छाँव में जाकर के बैठ जाता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था, उसे केवल यही मतलब था कि अगर आज्ञा होगी तो काम कर लूँगा, अगर नहीं होगी तो नहीं करूँगा। बस इसी इरादे से वो छाँव में जाकर के बैठ जाता है। अब तीनों लोग बातचीत करते हैं। दोस्तों, जो प्रदीप सेठ जी ने ये ज़मीन खरीदी थी, उस ज़मीन का मात्र 30% हिस्सा ही खरीदा था। 70% हिस्सा जो था वो उस ज़मीन के मालिक के ही पास था। यानी कि सेठ जी उस ज़मीन में 30% के भागीदार थे। अब वो ज़मीन का मालिक और जो बगल वाली ज़मीन थी उसका मालिक आपस में बातचीत करते हैं। दोनों में गाली गलौज झगड़ा हो जाता है। इसके बाद में जो प्रदीप सेठ जी होते हैं वो कहते हैं कि ये मामला जो है वो ऐसे नहीं सुलझेगा, हमें पुलिस की और पटवारी की मदद लेनी पड़ेगी। उसके बाद में ये फैसला हो जाएगा, ये तय हो जाएगा कि आपकी ज़मीन कहाँ तक है और हमारी ज़मीन कहाँ तक है। दोस्तों, इसके बाद में प्रदीप सेठ जी की बातों को मान लिया जाता है और पटवारी को और पुलिस के दो अफसरों को बुलाया जाता है। 1 घंटे के बाद में पटवारी आती हैं, जो कि एक मैडम होती हैं। दोस्तों, ये जो समय था ये जून के महीने का समय था। लू चल रही थी तो पटवारी मैडम साहिबा ने चश्मा लगा रहा था धूप का और अपने मुंह को साड़ी से बांध रखा था, साड़ी के पल्लू से, और खेती की नाप तौल कर रही थी। खतौनी खसरा जो भी था, कागज़ के खेत के कागज़ थे उन्हें देख रही थी। थोड़ी देर देखने के बाद में खेती बाड़ी की नाप तोल करने के बाद में निशान लगा देती हैं कि तुम्हारा खेत यहाँ तक है, तुम्हारा खेत यहाँ तक है। डिसाइड हो जाता है कि किसका खेत कहाँ तक है। इतना डिसाइड करने के बाद में जो पुलिस अफसर होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। अब जो पटवारी साहिबा थी थोड़ी हार थक जाती हैं, गर्मी बहुत भयंकर थी, तो वो सोचते हैं कि थोड़ी देर पेड़ की छाँव में ही आराम कर लिया जाए। मौसम की जो ठंडी ठंडी हवा है उसका पेड़ के नीचे लुत्फ़ उठाया जाए। अब ये उस पेड़ की छाँव में चली जाती हैं और दोस्तों, जैसे ही उस छाँव में पहुँचती हैं, पहुँचने के बाद जब उस ठेकेदार को देखती हैं तो ठेकेदार को देखने के बाद में ये दंग रह जाती हैं। पटवारी मैडम उस ठेकेदार से कहती हैं आश्चर्यचकित होते हुए कि गब्बर तुम। अब इतनी बातों को सुनता है, अपने नाम को सुनता है ठेकेदार, तो वो चौंक जाता है कि पटवारी साहिबा मेरा नाम क्यों जानती हैं, कैसे जानती हैं। तो फिर वो पटवारी मैडम से कहता है कि मैडम जी, मैं तो आपको जानता नहीं, आप कृपया अपना चेहरा दिखाइए। तो पटवारी मैडम कहती हैं कि
आप मुझे नहीं जानते, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मैंने आपका नाम एकदम से लिया है तो निश्चित है कि आप भी मुझे जानते होंगे। पटवारी मैडम इसके बाद में अपने मुंह पर जो साड़ी का कुछ भाग बांध रखा था उसे खोलती हैं। खोलने के बाद में जब जो ठेकेदार था जब देखता है पटवारी मैडम को, तो देखने के बाद में दंग रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों, ये जो पटवारी मैडम साहिबा होती हैं, ये कोई और नहीं होती हैं बल्कि ये इस ठेकेदार की तलाकशुदा पत्नी मीनाक्षी होती है। जब इसने अपनी तलाकशुदा पत्नी मीनाक्षी को एक पटवारी के भेष में देखा, पटवारी के रूप में देखा, तो ये उनके इस रूप को देख कर के दंग रह गया। उसकी आंखों से आंसू झलक आए और वो अपनी पत्नी के पैरों में गिर करके माफी मांगने लगा। नमस्कार दोस्तों, क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में, नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर एक ऐसी सच्ची घटना, सच्ची कहानी आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें दो पति पत्नी एक दूसरे से किन्हीं अपवादों के कारण, किन्हीं अफवाहों के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर बाद में 4 साल बाद भगवान की कृपा से, भगवान की दुआ से एक दूसरे से मिलते हैं। और मिलते भी कुछ ऐसी ही हालत में हैं कि पति जो काम करता था वही काम करता है और पत्नी जो घर का काम करती थी उस काम को छोड़ करके एक पटवारी मैडम बन जाती है। आइए दोस्तों, आखिर क्या हुआ पटवारी बनने के बाद में और पटवारी बनने से पहले इन दोनों की लाइफ में क्या था, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसे हर वीडियो शुरू करने से पहले मेरा प्रश्न होता है आपसे, तो आज भी एक ऐसा ही प्रश्न है। प्रश्न ये है कि हमारे भारत देश में हर रोज़ एक न एक कहीं ना कहीं रेप होता है। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जो रेपिस्ट हैं उनके लिए हमारे भारत देश में क्या सज़ा होनी चाहिए। कमेंट में कमेंट करके बताइए कि आखिर उन्हें कैसी सज़ा मिलनी चाहिए। मीनाक्षी की उम्र लगभग 19 वर्ष हो गई थी। इसके पिता को इसकी शादी की चिंता हो रही थी। पिता इसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे क्योंकि जवान बेटी घर में थी। दोस्तों, लॉकडाउन का समय था, 2021 की ये बात है। जो गब्बर होता है, इसके पिता एक ठेकेदार थे, घर मकानों को बनाया करते थे। तो गब्बर के पिता को भी गब्बर की शादी की चिंता होती है। ये जो चिंता का कारण था वो ये था कि गब्बर देखने में दुबला पतला था, बिल्कुल मेरी तरह। तो इसके पिता को इसकी शादी कराने की चिंता होती है। अब एक बिचौलिया आता है, मीडिएटर आता है, उसके जरिए फिर मीनाक्षी की और गब्बर की शादी तय हो जाती है। अब दोस्तों, एक अच्छी दिखने वाली लड़की से, एक कुरूप लड़के से जो कि दुबला पतला हो, उससे शादी कुछ ऐसे ही नहीं हो सकती। लड़की में कुछ ना कुछ कमी होगी, इसीलिए ये शादी हो रही थी। तो जो लड़की में कमी होने का जो रीज़न था वो ये था कि लड़की अपने गांव में ही किसी एक लड़के से प्यार करती थी और उस प्यार की गूंज पूरे गांव में थी। इसीलिए लड़की के पिता को ये एहसास हो रहा था कि अगर बात फैल गई तो लड़की की शादी नहीं होगी, कैसा भी लड़का मिल जाए बस शादी करा दी जाए। तो बस दोस्तों, इसीलिए मीनाक्षी के पिता मीनाक्षी की शादी गब्बर के साथ में करा देते हैं, जो कि गब्बर दिखने में दुबला पतला था। अब समय ऐसे ही गुजर जाता है, शादी हो जाती है। शादी के बाद में गब्बर अपनी पत्नी मीनाक्षी को बहुत अधिक प्रेम करता है, उसे लाड़ दुलार करता है। मीनाक्षी भी जब गब्बर के प्रेम को देखती है, गब्बर की मोहब्बत को देखती है, तो वो अपने पहले प्यार को जो गांव में किया करती थी उसे पूरी तरह से भूल जाती है और गब्बर के लिए ही अपना तन मन न्यौछावर कर देती है। अब समय दोस्तों ऐसे ही गुजरने लगता है।
ये जो गब्बर था ये अपने पिता के साथ में ही काम करता था, मजदूरी किया करता था। गब्बर के पिता की उम्र हो चुकी थी, इन्होंने बाद में विवाह किया था, इसीलिए ये 60 वर्ष के हो गए थे। तो इन्होंने गब्बर को जिम्मेदारी सौंपी, गब्बर को अपना काम करना सिखाया कि ठेकेदारी कैसे करते हैं, घरों को कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, कितना रेशियो होता है, सीमेंट का, बजर फुट का, जो कुछ भी था वो सब कुछ सिखाते हैं। दोस्तों, गब्बर सब कुछ ध्यान से सीखता है और सीख जाता है, और एक ठेकेदार बनने के लिए जो गुण होते हैं वो गुण उसमें आ जाते हैं। और समय ऐसे ही गुजरने लगता है। ये जो गब्बर होता है एक अच्छा खासा ठेकेदार बन जाता है। इसकी अच्छी खासी महीने की 40 से 50 हज़ार रुपये की इनकम होने लगती है। बहुत से लगभग 30-35 मजदूर इसके नीचे काम करने लगते हैं। अब इसकी शादी को लगभग 2 वर्ष हो जाते हैं, लॉकडाउन का समय गुजर जाता है। तो एक दिन इस गब्बर को अपनी पत्नी मीनाक्षी के बारे में पता लग जाता है कि मीनाक्षी का शादी से पहले गांव में किसी लड़के के साथ में चक्कर था। जब ये बात गब्बर को पता लगती है तो बहुत ही उसे ज़्यादा मात्रा में बुरा लगता है। वो इस बात को अपनी पत्नी से तो नहीं कहता है, लेकिन अपने ससुर से बदला लेने की सोचता है कि उसके ससुर ने उसके साथ में ये धोखा किया है। तो वो जाता है अपनी ससुराल में, और ससुराल में जाकर के अपने ससुर के साथ में मारपीट करने लगता है, उसे पीटता है, और उसे पीटने के बाद में घर आ जाता है। घर पर फिर अपनी पत्नी मीनाक्षी को बुरा भला कहता है, उससे कहता है कि छिनाल, बेहया, वेश्या, तू जब किसी और लड़के के साथ में संबंध रखती थी तो तूने मेरे से शादी क्यों की, मेरी ज़िंदगी को नरक क्यों बनाया। तो इतना सुनने के बाद में मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीनाक्षी फिर गब्बर से कहती है कि ये बात सही है कि मैं गांव में एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन मैं केवल उससे प्यार करती थी, मैंने उसके साथ में एक भी रात को रंगीन नहीं किया था। और जब मैंने तुमसे शादी की तो मैंने अपना तन मन तुम्हें अर्पण कर दिया, मैंने उस लड़के को दिलो जान से भुला दिया है। अब मैं केवल तुम्हारी हूँ और हमेशा के लिए तुम्हारी ही रहूंगी। इतना सुनने के बाद में गब्बर मीनाक्षी से कहता है कि हर लड़की यही कहती है, मुझे अब तुम्हारे साथ में नहीं रहना है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं है। दोस्तों, गाली गलौज करता है गब्बर, और गाली गलौज देते हुए उसे घर से बाहर निकालने लगता है। मीनाक्षी उसके पैरों में गिर पड़ती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है कि आखिर मेरी क्या गलती है। एक जो लड़की होती है, हर लड़की का सपना होता है कि वो किसी लड़के से प्रेम करे। मेरा भी सपना था, मैं भी किसी लड़के से शादी से पहले प्रेम करती थी, इसमें मेरी क्या गलती है। ये जो गब्बर होता है ये नहीं मानता है, और फिर धक्के देते हुए मीनाक्षी को घर से बाहर निकाल देता है। मीनाक्षी रोती बिलखती हुए अपने घर पहुंच जाती है, और घर पहुंचने के बाद में अपने पिता को सब कुछ बताती है। तो फिर पिता उसे अपबीती बताते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे पति गब्बर आया था, उसने मेरे साथ में भी मारपीट की। अब इतना सुनती है मीनाक्षी तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि गब्बर ने अपने ससुर को भी नहीं छोड़ा, उसे भी बहुत मारा है। बस इसीलिए दोस्तों, ये जो बात थी ये बहुत ही ज़्यादा चुभ जाती है, मीनाक्षी के दिल में छेद कर जाती है। अब मीनाक्षी पूरी जी जान लगा देती है, पढ़ाई करती है, मेहनत करती है, अपने उस गरीबीपन से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो इतनी पढ़ाई करती है कि पढ़ाई करने के 4 साल के बाद में ही, ये ग्रेजुएशन करने के बाद में एक पटवारी बन जाती है। पटवारी की जो इनकम होती है वो अच्छी खासी होती है। पटवारी बनने के बाद में ये अपने उस दर्द को भुला देती है और अपने पिता के साथ में ही रहती है, पिता की देखभाल करती है। और इधर दोस्तों जो गब्बर था ये एक अच्छा खासा ठेकेदार बन जाता है। ये एक सेठ के यहाँ पर काम करने लगता है। सेठ जहाँ कहीं भी
घर बनवाते थे तो उसी से बनवाते थे, उसी को अपने घर बनाने का ठेका देते थे। जहाँ पर भी ज़मीन खरीदते थे, उस ज़मीन की चारों तरफ से बाउंड्री का ठेका जो था उसी को दिया करते थे। अब जो गब्बर था ये भी जहाँ पर भी प्रदीप सेठ जी जगह लिया करते थे, जहाँ पर भी उससे ज़मीन की बाउंड्री कराने के लिए कहते थे, तो वो गब्बर वहीं जाता था, वहीं लेबर मजदूर को लेकर के जाता था और वहीं उनकी बाउंड्री किया करता था, उनके लिए काम किया करता था। अब प्रदीप सेठ जी एक ऐसी जगह पर ज़मीन ले लेते हैं जो कि झगड़े वाली थी, और उसी क्षेत्र में लेते हैं जिस क्षेत्र में जो मीनाक्षी थी वो पटवारी के रूप में काम कर रही थी। अब प्रदीप सेठ जी ने जो जगह ली उसका आदेश हुआ कि उस जगह पर बाउंड्री करनी है, तो जो ये ठेकेदार था गब्बर वहाँ पहुँचता है अपनी लेबर मजदूर को लेकर के, और उस एरिए की चारों तरफ से बाउंड्री करने के लिए तैयार हो जाता है, नींव खोदता है। नींव खोदने के बाद में दोस्तों एक रद्दा लगाने ही वाला होता है, तभी जो बगल वाला मालिक था ज़मीन का वो आ जाता है और उस काम को रोक देता है और उससे कहता है कि काम को रोक दो, ये जो तुम ज़मीन जिस ज़मीन में बाउंड्री लगा रहे हो ये हमारी ज़मीन है, तुम इस ज़मीन में जो बाउंड्री लगा रहे हो इस बाउंड्री को 1 फीट अंदर करो। दोस्तों बस यही बात थी। इसके बाद में जो ठेकेदार होता है ये प्रदीप सेठ को फ़ोन करता है, प्रदीप सेठ वहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात जो थी इस पर आती है कि पटवारी को बुलाया जाए और पुलिस अफसरों को बुलाया जाए। फिर पटवारी 1 घंटे के बाद पहुँचती है। अब ये जो पटवारी होती है ये कोई और नहीं होती है बल्कि ये मीनाक्षी होती है। थोड़ी देर बाद हिसाब किताब कर लेती है मीनाक्षी, ज़मीन की नाप तोल कर लेती है और बता देती है कि किसकी ज़मीन कौन सी है और कौन सी ज़मीन किसकी है। बस इतना बताने के बाद में वो अपनी कार में ही बैठने वाली होती है। तभी वो सोचती है कि बहुत दिन हो गए हैं पेड़ की छाँव में नहीं बैठी हूँ, तो वो बस यही सोचते हुए गर्मी के मौसम में जून के महीने में पेड़ की छाँव में बैठने के लिए पहुँचती है। और वहाँ पहुँचने के बाद में देखती है कि एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है। दोस्तों वो व्यक्ति कोई और नहीं होता है बल्कि वो व्यक्ति गब्बर ठेकेदार होता है, जो कि उसका तलाकशुदा पति था। अब गब्बर को जैसे ही देखती है तो गब्बर पटवारी मैडम को देखने के बाद खड़ा हो जाता है। गब्बर को ये पता नहीं था कि जो पटवारी है वो उसकी तलाकशुदा पत्नी है, लेकिन मीनाक्षी ने अपने पति को पहचान लिया था। फिर वो कहती हैं कि गब्बर तुम, बस इतना सुनता है गब्बर तो देखने सुनने के बाद में दंग रह जाता है और फिर कहता है अपनी पत्नी से, जो कि उसे पता नहीं था, कि आप मुझे कैसे जानती हो कि मेरा नाम गब्बर है, मैं तो आपको जानता तक नहीं। मीनाक्षी कहती है कि जब मैंने आपका नाम लिया है तो इसका अर्थ यह है कि आप भी मुझे जानते होंगे जब मैं आपको जानती हूँ। तो गब्बर कहता है कि अब जानूंगा तभी जब आप अपना चेहरा दिखाएंगी मुझे। इसके बाद में दोस्तों जो मीनाक्षी होती है अपने चेहरे को दिखाती है। चेहरे को जब देखता है गब्बर तो देखने के बाद में दंग रह जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये पटवारी कैसे बन गई। ये सोचते हुए फिर वो अपनी पत्नी के पैरों में गिर पड़ता है और उससे कहता है कि चलो तुम घर, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली। इतना सुनने के बाद में जोर जोर से हंसने लगती है मीनाक्षी और कहती है कि तुमने वो भी मुझे ढूंढा, ये हो ही नहीं सकता। जब तुम अपनी पत्नी के पिता पर हाथ छोड़ सकते हो तो मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरे लिए तड़पे होगे। तुम एक नंबर के मक्कार निकम्मे किस्म के इंसान हो, तुम मेरी परवाह, तुम मुझसे कभी प्यार करते ही नहीं थे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मैं शादी से पहले प्यार करती थी, उसके साथ में मैंने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया, मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया और मुझे घर से धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। अब मैं तुम्हारे साथ में किस अधिकार से, किस बात से चली जाऊं? आज तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? आज तुम्हारे मन में, तुम्हारे जहन में वो प्रश्न नहीं आता कि मैं किसी और की
किसी और की प्रेमिका थी। बस इतनी बात सुनने के बाद में ये अपनी गर्दन को नीचे कर लेता है और नीचे करते हुए उससे धीमी आवाज़ में कहता है कि जो पावर होती है, जो पैसा होता है, हर कमी को छिपा देता है। बस तुम्हारे हाथों में आज पावर है, तुम एक पटवारी हो, इसीलिए मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा कह रहा हूँ कि चलो तुम अपने घर। दोस्तों, इतनी बातों को सुनने के बाद में जो मीनाक्षी होती है वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है और फिर उस ठेकेदार पर, अपने पति गब्बर पर चिल्लाती है, उसे डांटती है और उससे कहती है कि आज मेरे हाथ में पावर है, आज मैं पटवारी हूँ, तो तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे घर चलूँ। जब मेरे हाथ में कुछ नहीं था तो तुमने मुझे वैश्या कह करके घर से बाहर निकाल दिया था, घर से धक्के दे करके बाहर कर दिया था। मैं तुम्हारे साथ में कैसे चली जाऊं? जब तुम मेरे ऊपर ऐसा घिनौना आरोप उस वक्त लगा सकते हो तो आज भी लगा सकते हो। मैं तुम्हारे साथ में हरगिज़ भी नहीं जाऊंगी। दोस्तों, इतना कहती है और इतना कहने के बाद में वो अपनी कार में बैठती है और कार में बैठने के बाद में अपने तहसील में चली जाती है। ये जो गब्बर ठेकेदार होता है ये फिर अपने किए हुए पर पछताता है और उसे अपने ऊपर शर्म आती है कि जो लड़की कैरेक्टरलेस नहीं थी उसे उसने कैरेक्टरलेस ठहरा दिया था और उससे तलाक ले लिया था। ये पछताता है और अपने इस पछतावे को प्रायश्चित करने के लिए अनगिनत प्रयास करता है और ये अपने मन में ही पूरी ज़िंदगी भर रोता बिलखता रहता है आज की डेट तक। तो दोस्तों, ये थी कहानी मीनाक्षी की और गब्बर की। कैसी लगी ये कहानी? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आखिर आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, आपसे जो प्रश्न किया था उस प्रश्न का भी उत्तर आप ज़रूर लिखिए, जिससे ये जो रेपिस्ट हैं इन्हें ऐसी सज़ा मिले जिससे हमारे भारत देश में रेप होना बंद हो। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।